Very good morning to all of you. Let us start our today's class related to chapter Dissolution of Partnership Form. As you know that we have started this chapter and we have discussed about the meaning of dissolution of partnership form and meaning of dissolution of a partnership. And some of the questions we have discussed over it. The questions related to dissolution of firm and dissolution of partnership and the methods that are to be used or are to be followed for dissolution of a firm. इन मेथड्स में हमने जो बात की थी वो था विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट हमने बात की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द एग्रीमेंट बाय द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट बाय नोटिस डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन dissolution of partnership and dissolution of a firm, like on the basis of termination of business, settlement of assets, court's intervention, economic relationship, closure of books and other dissolution way। ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कशन में ली। और फिर की कंसेप्ट था हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, और हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंगली हम इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे नियर अबाउट 20 to 22। तो वो क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार के थे जो आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे, आई होप आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे, और मेरे पास नोटबुक भी आप लोगों ने सेंड कर दी है, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विद द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का दैट विल बी रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, समाप्त होती है, वाइंड अप होती है, तो हम किस प्रकार से अपने अकाउंट्स का सेटलमेंट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का सेटलमेंट करते हैं। वो अकाउंट जो सेटल किए जाते हैं उन पर हम जो सेक्शन अप्लाई करते हैं दैट सेक्शन विल बी 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम अप्लाई करते हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द फर्म ceases to conduct business and has to settle its account for the purpose it dispose of all the assets for satisfying all the claims against it। जब हम किसी फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो हम डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं बाय सेटलमेंट ऑफ इट्स अकाउंट, और उस पर्पज के लिए हम जितने भी एसेट्स होती हैं उन एसेट्स को हम सेल कर देते हैं और जितने भी क्लेम्स होते हैं उनकी हम पेमेंट कर देते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी noted that subject to agreement among the partners the following rules are provided in section 48 in partnership act 1932। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सेक्शन 48 में गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस की अगर बात करें तो लॉसेस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड। जो लॉसेस होते हैं इसमें हम बेसिकली कैपिटल की डेफिशिएंसी को शामिल करते हैं और जिसका भुगतान हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट्स में से उसकी कंपनसेशन की जाती है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल का यूटिलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी पार्टनर्स की कैपिटल भी कंप्लीट नहीं होती है, पैसा पूरा नहीं बनता है उससे भी, तो लास्टली हम उसका भुगतान जो है पार्टनर्स के द्वारा करवाते हैं इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पेमेंट करते हैं लॉसेस का। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। जो हमारी एसेट्स होती हैं, फर्म की एसेट्स हैं या पार्टनर्स की एसेट्स हैं जिनको फर्म्स डेट्स या प्राइवेट डेट्स के लिए यूज किया जा सकता है, तो उन एसेट्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ ए फर्म including any sum contributed by the partners to make up deficiency of capital shall be applied utilized in the following manner and order। इस तरीके से इस क्रम में हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन करेंगे जो पैसा हमने एसेट्स को बेचकर प्राप्त किया है इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहला पॉइंट है
in paying the debts of the firm to the third parties, that is payment of outside or external liabilities of the firm such as creditors, loans, bank, overdraft, bills payable, partners, relatives, loan, etc. are to be paid first of all. हम सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे. सिक्योर्ड लोन, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन यदि हमने लिया है मोर्गेज पर, प्लांट और मशीनरी को गिरवी रखकर, यानी कि आर रीपेड बिफोर द अनसिक्योर्ड लोन सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा. अगर हमने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, फर्म ने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, तो उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी? उसकी पेमेंट की जाएगी बाय द मेकिंग द पेमेंट टू द सिक्योर्ड लोन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. सेकंड पॉइंट है in paying each partner proportionately what is the due to him and her from the firm for advances as distinguished from the capital. It means पार्टनर से हम कई बार फर्म जो है क्या ले लेती है? लोन ले लेती है, और उस लोन की पेमेंट हम इसके बाद करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेमेंट किसकी करेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज की. देयर आफ्टर हम पेमेंट किसकी करेंगे? पार्टनर्स के लोन की. If balance amount is not adequate enough to pay off the loan, full amount of all partners loan, then they are to be paid proportionately. उसको हम proportionately पेड करेंगे. सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं और इन्होंने लोन दे रखा है. एक ने 20,000 रुपए का और एक ने जो है लोन दे रखा है 10,000 रुपए का. टोटल जो हमारे पास अमाउंट बनती है बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड मेकिंग द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज, जो पैसा बचता है दैट इज ₹25,000. मान लीजिए 25,000 रुपए हमारे पास बचते हैं. एंड दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द पेमेंट ऑफ दीज A's and B's loan. So this loan will be paid off in the ratio of 2:1. 2:1 में हम रेशो में इस 25,000 के प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दैट इज टू बी नोन एज प्रोपोर्शनेटली पेमेंट. उसे हम प्रोपोर्शनेटली पेमेंट जानते हैं. थर्ड पॉइंट है इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज द ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. यानी ये जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है हर एक पार्टनर को जो देंगे वो डिपेंड करता है कि पार्टनर्स की कैपिटल में क्या अमाउंट बनती है, उसको कितना पैसा हमें देना है. द बैलेंस इफ एनी shall be divided among the partners in their profit sharing ratio. और प्रोपोर्शनेटली पेमेंट करने के बाद भी पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट भी हम अच्छे से कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी पैसा बचता है तो वो पैसा हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो इन शॉर्ट अगर मैं इस प्रोसेस को रिवाइज करूं तो हम सबसे पहले पेमेंट करते हैं बेटा आउटसाइड लाइबिलिटीज की. सबसे पहले पेमेंट की जाती है आउटसाइड लाइबिलिटीज की, यानी आउटसाइड जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनकी पेमेंट की जाएगी. उसके बाद हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स के लोन की. उसके बाद हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल. पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट हम लोग करते हैं पार्टनर्स. और फिर भी यदि कोई पैसा बच गया है हमारे पास तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स. ये हम सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स का प्रोसेस फॉलो करते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइवेट डेट्स एंड फर्म्स डेट्स. प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं? फर्म डेट्स क्या होते हैं? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं, सिंपल सेंटेंसेस में मैं डिफाइन करूं तो प्राइवेट डेट्स स्टैंडिंग फॉर द डेट्स व्हिच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स इंडिविजुअली, जो उन्होंने अपने लिए लिया है पैसा उधार लोगों से बाहर से, उसको बोलते हैं प्राइवेट डेट्स. फर्म डेट्स की अगर बात करें तो फर्म डेट्स मींस दैट डेट्स व्हिच इज जनरली टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर द फर्म्स, और द फर्म्स डेट्स इज टू बी नोन एज फर्म्स डेट. वेयर प्राइवेट डेट्स एंड फर्म डेट्स coexist, the following rules as stated in the section 49 of the Partnership Act 1932 shall apply. तो फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स के को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे उनके पैसे को पेड किया जाएगा, तो ये सब हम सेक्शन 49 में पढ़ते हैं. इसमें इनके रूल्स दिए गए हैं. तो रूल्स कुछ इस प्रकार से है. सबसे पहला पॉइंट दिया गया है the property of the firm shall be applied first in the payment of debts of the firm and then the surplus if any
shall be divided among the partners as per their claims, which can be utilized for payment of their private liabilities. तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है, फर्म की जो एसेट्स है एक प्रकार से, उनका प्रयोग हम सबसे पहले किसके लिए करेंगे, फर्म के डेट्स की पेमेंट करने के लिए। यदि सरप्लस बच जाता है तो उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं जो पार्टनर्स होते हैं उनके पर्सनल डेट्स की पूर्ति के लिए, उनके पर्सनल प्राइवेट लायबिलिटीज की पूर्ति के लिए। सेकंड पॉइंट है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स एंड द सरप्लस इफ एनी, अगर फिर सरप्लस कुछ बच जाता है तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स इन केस ऑफ फर्म्स लायबिलिटी एक्सीड द फर्म्स एसेट्स। ये कब होता है, जब फर्म की लायबिलिटी फर्म के एसेट से ज्यादा हो। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन पार्टनर्स का हम कब कर सकते हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटीज को पेड करने के बाद यदि एक्स्ट्रा पैसा बच जाए उनके एसेट से तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट्स। Thus, if the assets of the firm are not adequate enough to pay off firm's liability, the partners have to contribute out of their net private assets. It means private assets are minus में private liabilities, यानी कि उसकी जो प्राइवेट एसेट से पैसा निकलेगा, रियल एस्टेट से जो भी उसके पैसा आएगा हमारे पास, उस पैसे का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, फर्म्स की पेमेंट के लिए करेंगे, फर्म्स के डेट की पेमेंट के लिए करेंगे। यदि फर्म्स की एसेट्स पूरी नहीं बन पाती है फर्म्स के डेट की पेमेंट के लिए। The private property of the partner does not include the personal property of his wife and children. प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम उसकी वाइफ के नाम से, पार्टनर की वाइफ के नाम से या पार्टनर के जो बच्चे हैं उनके नाम से यदि कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम प्रयोग केवल किसका करेंगे, जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, जो उसके नाम से है, जो उसके नाम पर है, उसका ही हम यूटिलाइजेशन केवल कर सकते हैं। प्राइवेट डेट्स को अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो प्राइवेट डेट्स मीन्स पर्सनल प्राइवेट लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर, whereas firm debts means debts of the firm, for example बैंक लोन, क्रेडिटर etc. उसे हम क्या कहेंगे, फर्म डेट्स के नाम से बुलाएंगे। टॉप टिप दिया है इन्होंने, एक क्या बात बताई है, जब देखते हैं, इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। यदि कोई पार्टनर इनेबल है किसके लिए, जो डेफिशिएंसी हुई है कैपिटल की उसकी पेमेंट करने के लिए, तो हम उस कंडीशन में बेटा गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल का यूज करेंगे। और ये रूल ये बताता है कि जो सोल्वेंट पार्टनर है वो उस लॉस को बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। However, the accounting treatment relating to dissolution of partnership on the account of insolvency of partner is not in the CBSE syllabus for class 12. तो आप लोगों के लिए इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनती है, नेगेटिव हो जाती है या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो लॉस होता है कैपिटल का वो पार्टनर्स जो सोल्वेंट पार्टनर है उनके द्वारा कंपनसेट किया जाएगा। और हम गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल को उसके ऊपर फॉलो करेंगे। गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल में ये दो पार्टनर हैं जिनके साथ एक पार्टनर और होता है विल्किंसन, ऐसे ही वो जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता देने के लिए, तो उस कंडीशन में गार्नर और मुरे अपनी कैपिटल में से उसके कैपिटल का लॉस का कंपनसेशन करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो उसे हम गार्नर्स वर्सेस मुरे रूल के नाम से जानते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हमारे जो टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस किए उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑल पार्टनर्स विश टू डिसॉल्व द फर्म, यास्तीन ए पार्टनर वांट्स दैट हर लोन ऑफ ₹2 lakh must be paid off before the payment of capital to the partners, but Amrar, another partner, wants that capital must be paid before the payment of Yastin loan. You are required to settle the conflict giving reasons. बेटा स्पष्ट बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो पार्टनर के जो फर्म के आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है, सबसे पहले उनकी पेमेंट की जाएगी। फिर उसके बाद यदि पार्टनर का कोई लोन है तो हम उसकी पेमेंट करते हैं, और उसके बाद यदि पार्टनर की कैपिटल है तो हम पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर पहले किसका पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर के लोन का। इसका मतलब यास्तीन जो है वो बिल्कुल सही है,
पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जो है क्वेश्चन को कैरी करेंगे, आगे जो है जो लायबिलिटी पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसकी पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आंसर आपका रहेगा यासिन इज करेक्ट रीजन एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर लोन इज पेड prior to partners capital and on dissolution of the firm. Question number 2 है A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Mrs. A had given a loan of rupees 20,000 to the firm and the firm also obtained a loan of 10,000 from B. The firm was dissolved and its assets were realized for rupees 25,000. State the order of payment of Mrs. A's loan and B's loan. If there were no creditors of the firm, give reason in support of your answer. तो बेटा देखिए यहाँ पर दो लोन है, एक तो है आउटसाइडर पार्टी का, जिसमें हम बात करें तो कौन सी आउटसाइडर पार्टी है, मिसिज एज लोन। अगर मिसिज ए का लोन है तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो सबसे पहले हम पेमेंट किसकी करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। इसको तो हम साइड में कर देते हैं मिसिज ए के लोन को। उसके बाद पेमेंट किसकी करते हैं, पार्टनर्स के लोन की, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है। अब पार्टनर ने कोई लोन लिया है हमसे, या हमने फर्म से कोई लोन लिया है, या फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है। अगर यहाँ देखते हैं तो बी से लोन लिया है, तो हम जो लोन है बी से जो लिया गया है 10,000 रुपए का, फिर उसकी पेमेंट करेंगे। और टोटल 25,000 रुपए क्योंकि हमारे पास पेमेंट करने के लिए है, तो पहले 20,000 की पेमेंट कर देंगे और बचे हुए 5,000 का प्रयोग हम लोन की पेमेंट के लिए करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्टली मिसेज एज लोन ₹20,000 विल बी पेड सिंस इट इज इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज, देन द बैलेंस ऑफ 5,000 विल बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द बीज लोन। तो हम उसका प्रयोग बी के लोन की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the assets of the firm are not adequate enough to pay of firm's liabilities, the firm's debts are paid off out of। अगर फर्म की एसेट्स पूरी नहीं बनती तो हम फर्म की लायबिलिटीज की पेमेंट कहां से करते हैं, आउट ऑफ द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर्स रेफर्स present out of their net private assets, private assets means minus में तो private liabilities, तो जो पैसा आता है उससे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल, the rules as stated in section 49 of Indian Partnership Act 1932 related to private debts and firm debts on dissolution of partnership firm are। तो जो डेट्स हैं हमारे फर्म के डेट्स हैं और प्राइवेट डेट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या रूल है सेक्शन 49 में। तो रूल्स क्या है, जो प्राइवेट डेट्स हैं उनको हम प्राइवेट एसेट से पूरा करेंगे और जो फर्म डेट्स हैं उनको फर्म की एसेट से पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। फर्म्स एसेट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू पे फर्म्स डेट्स फर्स्ट एंड इफ देयर इज सरप्लस देन वी कैन यूटिलाइज इट टू मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स claim also, but if firm's debts exceed the firm's assets, partners private assets shall be utilized first the payment of the private debts and thereafter if surplus is there we can utilize for the payment of firm's debts। तो फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स का हमने ऊपर अच्छे से मैंने देखा भी कैसे कैसे हम उन एसेट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे कैसे हम एसेट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर। तो हमें प्रोविजन बताने हैं, प्रोविजन हमने ऊपर पढ़े ही थे बेटा। तो क्या प्रोविजन थे हमारे, द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी एंड देन टू पे पार्टनर्स लोन एंड फाइनली सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, in case of dissolution of a firm the liabilities which are to be paid first are। अगर फर्म जो है डिसॉल्व हो रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम किस लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, दैट विल बी पेमेंट मेड टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। हम सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, जिसमें सिक्योर्ड लोन अगर है तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन की पेमेंट और फिर आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। In case of dissolution of a firm,
the items on the liability side which are to be paid last are, तो पार्टनर्स की कैपिटल होती है बेटा, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो तो सबसे आखिरी में हम पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी पेड हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक लोन ऑफ ₹1 lakh appeared in the balance sheet was taken against mortgage of machinery. Creditors on that date are ₹50,000. On the dissolution of firm, cash available only ₹1,25,000. तो 1,25,000 का प्रयोग आप कैसे करेंगे? देखिए, एक तो बैंक लोन है 1 लाख का और एक 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स है, और जो बैंक लोन है वो क्या है? सिक्योर्ड लोन है मॉर्गेज ऑफ द मशीनरी पर। तो सबसे पहले पेमेंट हम किसकी करेंगे? सिक्योर्ड लोन की, और उसके बाद जो पैसा बचा 25,000 रुपए, उसका प्रयोग हम करेंगे क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका ये आंसर रहेगा हमारे पास, आप इसको रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज। तो जो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस होता है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो हम उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? सबसे पहले जो कैपिटल लॉस होता है उसका कंपनसेशन किया जाता है, या इंसॉल्वेंट पार्टनर हो जाए तो उसकी एसेट से पैसा लिया जाता है, और जो लॉस बनता है उसकी कंपनसेशन पहले की जाती है। नेक्स्ट है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखिए क्या है ये टॉपिक हमारा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। When the firm is dissolved, its books of accounts are to be closed and profits or losses arising on the realization of the assets and discharge of the liabilities is to be computed. मैं इतने बात को थोड़ा डिफाइन करते हुए बताता हूं कि अगर पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है तो हमने प्रोसेस पढ़ा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। तो वो आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट होगी कहां पर? उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट इन नेचर एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सिंपल है कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताए, यानी इस अकाउंट के अंदर हम करते क्या है, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं जो कि सेलेबल हो उनको बेचते हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं जिनका हमें पेमेंट करना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, उनकी हम यहाँ पेमेंट करते हैं। For this purpose, a realization account is to be prepared, ascertain the net effect or profit or loss of realization of assets and payment of liabilities, which is transferred to the partner's capital current account in their profit sharing ratio. तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ये इस तरीके से जो पैसा बचता है, प्रॉफिट या लॉस बचता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारी की सारी एसेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर दी जाती हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। उससे होने वाले लाभ और हानि को हम पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दिस पैराग्राफ स्टेट्स दिस ऑल द इंफॉर्मेशन। ये पैराग्राफ हमें इन इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। Hence, all the assets other than cash in hand or at bank balance and fictitious assets if any हैं, तो उनको हम छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हैं, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं टू दिस अकाउंट। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये एसेट्स के बेचने को, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज को और रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस को भी नोट डाउन करता है, को भी रिकॉर्ड करता है। द बैलेंस इन दिस स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उससे होने वाले लाभ हानि को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नाउ इन शॉर्ट, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, realization account is prepared to record the sale of assets and payment of liabilities and realization of expenses. It is prepared to calculate profit or loss on the realization which is transferred to partners capital or current account in their profit sharing ratio. तो इसका मतलब क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं जो कि ट्रांसफरेबल होती हैं, जिनको ट्रांसफर नहीं किया जाता, उनको छोड़कर
हम रियलाइज्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं, जिससे होने वाले लाभ या हानि को हम पार्टनर्स में एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस विल बी द कॉल्ड एज द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा ये फॉर्मेट जैसे दे रखा है आप इसको अपनी नोटबुक नोट करेंगे। हम इस फॉर्मेट को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने बात की टू सन्ड्री एसेट्स, एक 2 नंबर पर लिखा बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो हम इनको नाम देंगे ए एंड बी। ए एंड बी, ए का मतलब है एसेट्स, बी का मतलब है बोरोइंग्स। हम जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर। किनको ट्रांसफर नहीं करते? कैश को, बैंक को, फिक्टिशियस एसेट्स को, पार्टनर्स के लोन को, ड्रॉइंग को, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। इनको छोड़कर हम जितनी भी एसेट्स बचती हैं उनको बुक वैल्यू पर यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और उनके अमाउंट्स बाहर ले देते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज भी फॉर बोरोइंग्स, हम बोरोइंग्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट एट देयर बुक वैल्यू। और अगर कोई प्रोविजन हमने बना रखे हो डेटर्स पर तो उन प्रोविजन को भी लायबिलिटी मानकर यहाँ पर अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स रियलाइजेशन, रिलेटिव लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये लायबिलिटीज हैं जिनमें कुछ प्रोविजंस भी आए हैं जिनकी पेमेंट नहीं की जाती लेकिन लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, तो उनको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो इनको 2 हेडिंग से याद करेंगे। हेडिंग नंबर 1 है ए एसेट्स ट्रांसफर्ड, हेडिंग नंबर 2 है बी बोरोइंग्स ट्रांसफर्ड। तो आज हम इतनी ही 2 हेडिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। और देखिए इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन हम करेंगे, तो क्वेश्चन हालांकि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बैलेंस शीट दे रखी है उनमें से आपने एसेट्स को आइडेंटिफाइड करना है। जो एसेट्स इनको छोड़कर है उनको हम यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, बिल्स रिसीवेबल। और ऐसे ही लायबिलिटीज को आइडेंटिफाइड करना है। इन लायबिलिटीज को छोड़कर प्रोविजंस, छोड़कर किनको, पार्टनर्स के कैपिटल को, पार्टनर्स के लोन को और प्रॉफिट्स को, उनको छोड़कर बाकी जो भी लायबिलिटीज है ट्रांसफर कर देंगे। और आपने इस तरीके के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करके मुझे सेंड करने हैं, जिनमें केवल आपको क्या करना है कि ए और बी पोर्शन को समझना है, एसेट्स ट्रांसफर करके देखनी है और लायबिलिटीज ट्रांसफर करके देखनी है। आइए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं कि हम कैसे इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, श्रेया एंड वृंदा आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2020। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट एंड बैलेंस शीट ऑफ श्रेया एंड वृंदा दी है इस तरीके से। यहाँ लायबिलिटीज में मेरे पास बेटा श्रेया की कैपिटल है, वृंदा की कैपिटल है और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व फंड दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास लायबिलिटीज के अगर पोर्शन को देखूं तो केवल एक क्रेडिटर्स दिए हैं जिसको मुझे ट्रांसफर करना है। और एसेट्स में आइए, कैश एंड बैंक वो मना करता, ट्रांसफर नहीं करना, स्टॉक ट्रांसफर करना है, सन्ड्री डेटर्स ट्रांसफर करने हैं। और ध्यान रखिए कि सन्ड्री डेटर्स यदि यहाँ पर दिए हैं 21,500 के और साथ में दिया है प्रोविजन, तो प्रोविजन को हम लायबिलिटीज मानते हैं और उसको क्रेडिटर्स के साथ ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स की पूरी वैल्यू लेकर चलेंगे 21,500 जब ट्रांसफर करेंगे। फिक्स असेट्स दी है 36,500 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स के तौर पे काउंट होती है, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज ए लॉस। तो हम इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक रियलाइजेशन अकाउंट ड्रा कर रहा हूँ, आप देखें उस रियलाइजेशन अकाउंट में इसको हम कैसे लिखेंगे। मैंने बताया पोर्शन ए आप सबसे पहले लिखेंगे, पार्ट ए। पार्ट ए का नाम होगा सन्ड्रीज एसेट्स ट्रांसफर। तो उसके लिए हम लिख देंगे टू सन्ड्रीज एसेट्स, लिखते हुए लिखेंगे जितने भी एसेट्स आपको दी हैं जो कि ट्रांसफरेबल है उनको हम यहाँ ट्रांसफर करके चलेंगे। कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर होगी, जैसे कि स्टॉक, हम यहाँ अंदर लिखेंगे स्टॉक और स्टॉक की पूरी वैल्यू जो भी दी है हम यहीं पर बराबर करके लिख देंगे बेटा, जो कि बनती है कितनी, 7,500 रुपए। ये अमाउंट हम यहाँ पर लिखकर चलेंगे। ऐसे ही फिक्स एसेट्स हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले उसमें दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू हम यहाँ पर शो कर देंगे। डेटर्स को हम यहाँ लिखेंगे। डेटर्स कितने के दिए हमें, 21,500 के।
तो इज इक्वल टू कर आप यहाँ लिख देंगे 21,500 रुपए। और उसके बाद हमें क्या दिया है, देखिए आगे हमें दिया है प्रोविजन। प्रोविजन को लायबिलिटी मानेंगे तो हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। फिक्स एसेट्स दिए उसके बाद, तो फिक्स एसेट्स को आप यहाँ लिखेंगे। फिक्स एसेट्स कितनी है, 36,500 रुपए, आप उसको लिख देंगे 36,500 रुपए। और उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया जो कि ट्रांसफर नहीं होगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो इसको टोटल करके आप लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जो टोटल बनेगा उसको यहाँ बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज या बोरोइंग्स, हमने बी नाम इसलिए दिया ताकि हमें याद हो सके कि यहाँ बोरोइंग्स ट्रांसफर की जाती है, लाइबिलिटीज ट्रांसफर की जाती है। लाइबिलिटीज में मेरे पास सबसे पहले इधर से प्रोविजन उठाएंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी रुपए हैं 500 रुपए उसको आप यहाँ लिख लें। और साथ ही साथ हमारे पास क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप यहाँ पर लिखेंगे 48,000 रुपए। टोटल हो जाएंगे ये 48,500 रुपए। और 48,500 रुपए को आप जोड़कर बाहर निकाल देंगे इस साइड में, ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रांसफर। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th और 7th अपनी बुक से सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके मेरे पास पिक सेंड करनी है, ताकि आप इतना पोर्शन क्लियर कर सके। अगर इनकी जर्नल एंट्री की बात की जाए तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वो आप अकाउंट देखिए। रियलाइजेशन अकाउंट है ये, इसकी डेबिट साइड है बेटा। इसके डेबिट में लिखा है टू सन्ड्री एसेट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जो भी हमने एसेट्स के नाम लिखे हैं वो सारी एसेट्स के नाम लिख देंगे और इस तरीके की एक एंट्री हम पास कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू एसेट्स। और ऐसे ही अगर हम बात करें, ये एंट्री किसकी हुई, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम बात करें लायबिलिटीज के ट्रांसफर की, तो ये एंट्री कैसे हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी हमारी जो क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी। तो हालांकि यहाँ एंट्री नहीं दी है, कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे उस एंट्री को। मैं इस एंट्री को यहाँ लिख देता हूँ। ये एंट्री हो जाएगी हमारी क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे। और जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम ये अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज। और इनको ट्रांसफर किसमें कर देंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इनको इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, ये डेबिट हो जाएंगे हमारे, ये डेबिट हो जाएंगे हमारे। और यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर जितने के हैं, प्रोविजन जितने के हैं, दोनों को जोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस करके देखने हैं। होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन अकाउंट्स के, इन क्वेश्चनों के केवल और केवल आपको क्या करके भेजना है, मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करके भेजनी है, ताकि ये अकाउंट आप अच्छे से समझ सकें। आज हमने केवल 2 पोर्शन किए हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के। रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी और भी एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि कैश रिलेटेड एंट्रीज, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हम इनको एक पार्टिकुलर हेड में पढ़ेंगे, हेड का नाम रखेंगे सी। और ऐसे ही इधर देखिए कैश है, इधर देखिए कैश है और इधर देखिए कैश लिखा है इसके अंदर। इन तीनों को हम एक पार्टिकुलर हेड में पढ़ेंगे और हेड का नाम रखेंगे डी। तो मैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच टोटल 8 हेडिंग में इस रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करवाऊंगा। तो उसमें से केवल आप ए और बी हेडिंग को अच्छे से समझें और इनकी क्वेश्चन करके मेरे पास सेंड करें। आज क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई बात पूछनी है, समझनी है, तो वो पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है।